नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी चुनावी यात्रा शुरू करते हुए मंगलवार से चुनावी यात्रा पर निकल गई हैं। कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान सारण पहुंचते ही जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। रोहिणी आचार्य ने भी कार्यकर्ताओं के स्वागत से काफ़ी वो खुश दिखाई दी। तो रोहिणी आचार्य सारण पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, सारण से वो लोकसभा की प्रत्याशी हैं और चुनावी शंखनाद आज रोहिणी आचार्य ने कर दिया। तो मंगलवार से वो चुनावी यात्रा पर निकल गई। कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह देखने को मिला इस दौरान, और सारण पहुंचते ही जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। रोहिणी आचार्य ने भी कार्यकर्ताओं के जो स्वागत से वो काफ़ी खुश नजर आए। आप देखिए, तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो है रोहिणी आचार्य का जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और जेसीबी से फूलों की वर्षा भी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी उत्साहित लग रही हैं रोहिणी आचार्य। ऐसे में अब तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। निशांत करपटने जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुमित शशांक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुमित शशांक जी आपका रुख कर लेते हैं। सुमित शशांक जी, आज जिस तरह से रोहिणी आचार्य पहुँची सारण लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पर उनका बड़ा भव्य स्वागत भी किया गया। ऐसे में रोहिणी आचार्य कितना आप लोगों के लिए सरदर्द बनेंगी सारण लोकसभा सीट पर? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। गरीबों के बच्चों के जो आंखों में जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए क्रमबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। बिहार के प्रत्येक वर्ग, जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय से आने वाली जो बेटियां हैं, उन सभी बेटियों के का जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार हम काम करते हैं। जब आरजेडी और आरजेडी प्रायोजित, जो आपने देखा होगा कि जब कभी भी आरजेडी की सरकार रही और आरजेडी प्रायोजित तंत्र सत्ता में जब काबिज रहा तो कौन सबसे ज्यादा प्रश्रय पाता था? बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों कहीं ना कहीं प्रश्रय पाते थे। और आपने देखा होगा कि माताओं का, बहनों का सड़कों पर निकलना जो है वो दूभर हो जाता था। तो ये भी तो समझने की बात है ना कहीं हमें इस तंत्र से बाहर निकलने की बात है। लालू जी जितना प्रेम अपनी बेटी से करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बिहार की जो अन्य बेटियां हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो बेटे हैं, उनका भी तो भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए ना। लालू जी के पुत्र एक मंच के माध्यम से एक गाना गा करके बताते हैं और गाना गाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो लालू जी को तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा जो है, उसका भविष्य जो है वो गा कर भी नहीं काम चला सकता है। तो जब वो गा कर भी नहीं काम चला सकते हैं तो उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन करवा दिया, नेता बना दिया। परंतु ये भी तो समझना है ना कहीं हम सभी को समझना है, बिहार की यशस्वी जनता को निर्णय लेना है कि छपरा की बेटी के साथ न्याय कब प्राप्त होगा। छपरा की बेटी क्या पूर्व मुख्यमंत्री पद पे जो आसीन रहे, उनकी बेटी जो है उनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना। ऐश्वर्या राय के साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना। क्या वो यादव कुल की बेटी नहीं है क्या? ये भी तो समझना है ना। और सिर्फ यादव कुल की ही बात नहीं है, बात तो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की है, गांव की है, गरीब की है, किसानों की है, उनकी उन्नति, उनके उत्थान की है, तरक्की की है। एक तरफ ये लोग बात करते हैं उन्नति और उत्थान की, तरक्की की, बिहार में शिक्षा की, लेकिन दूसरे तरफ शिक्षा का नाम सुनते ही जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़क जाता है, वैसे ही लालू जी शिक्षा, उन्नति और उत्थान का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक नैतिक दायित्व और एक नैतिक बोध के साथ लालू जी को, तेजस्वी जी को और राहुल गांधी जी को और इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि कहीं जा करके बिहार के बच्चों के, बिहार की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया, उसके लिए भी तो काम करें। प्रमोद सिन्हा जी, देखिए कई सारे सवाल जो है बीजेपी उठा रही है
अब यहाँ तक कि बहू को लाया जा रहा है, किस तरह से उनकी बहू को भी लाया जा रहा है कि उनका सम्मान नहीं किया गया। ऐसे में बीजेपी तो सवाल उठा रही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता होने के बावजूद रोहिणी आचार्य ही आखिर क्यों? क्या वहाँ से लालू यादव का वर्चस्व रहा है सारण सीट पर, तो क्या इसको देखते हुए रोहिणी आचार्य को वहाँ से उतारा जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, देश में भी एक बहू जो है इंतजार कर रही है, उन पर भी इनको बोलना चाहिए। और भाजपा के 17 उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई, जिसमें एक भी महिला उम्मीदवार को नहीं उतारा गया। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को उनका हक और अधिकार देने की बात आती है तो लालू अगर अपनी बेटी को ही उतारेंगे तो महिला सशक्तिकरण होगा, और महिलाएं नहीं है आरजेडी में। सवाल तो ये भी है ना, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो क्या अपनी बेटियों को उतार के ही सशक्तिकरण दिखाएंगे क्या? अभी आप देख लीजिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है, वो आम जनता के सामने है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रोहिणी आचार्य जी, और रोहिणी आचार्य जी क्यों नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के लिए रोहिणी आचार्य जी लगातार संघर्षरत रही। कब रही? भाजपा जब रही, आप संघर्षरत की बात करते हैं, कब उन्होंने कब संघर्ष किया, जरा बताइए। पूरी बात को सुना जाए, उसके बाद पूरा प्रश्न पूछिए। जब भाजपा हमलावर हुई है, रोहिणी आचार्य जी तमाम विषयों को और भाजपा के हमला का जवाब देने का काम की है। इसमें कोई अतिशोक्ति तो नहीं है। दूसरी बात है कि आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कितने महिला उम्मीदवारों को दिया गया, और क्या आप बताइए कि अभी शांभवी चौधरी जी को टिकट दिया गया इनके सहयोगी दल से, तो उनके पिताजी अशोक चौधरी और उनके पिताजी महावीर चौधरी काफी लंबे समय से राजनीति में हैं, तो उन पर कहीं आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं, ना भाजपा के प्रवक्ता सवाल उठाते हैं। आपका स्पष्ट जो है परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए कि बिहार में जो सरकार है एनडीए की, उसमें कितने मंत्री परिवारवाद के उपज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बेटे को मंत्री मंडल में जगह दिया गया, वो परिवारवाद नहीं। लालू जी की बेटी अगर लोकसभा सीट से उतरती हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है सारण की जनता के मांग पर, सारण के जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक और तमाम कार्यकर्ताओं की मांग पर, तो उनपे इन लोगों को बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी जी के बेटे जब इन मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान जी अपने बहनोई को टिकट देते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कहाँ है? विवेक ठाकुर जी को टिकट दिया गया, उस पर परिवारवाद की बात नहीं होती है। ये दोहरा चरित्र कैसे काम चलेगा? ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते। सुमित शशांक जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा और बिहार की जनता को इस बात को समझना है कि आरजेडी का एक तंत्र है, अफवाह तंत्र। वो लगातार जब भी सत्ता से बाहर होते हैं ना, तो एक अफवाह तंत्र के माध्यम से समाज को दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। ये भी समझना है कि लालू जी ने पुनर्विश्वास किस पर किया है? एक से बढ़कर एक बाहुबली और एक से बढ़कर एक ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए हों। बालू माफिया, माफिया, शराब माफिया, ये कहीं ना कहीं संगठित तरीके से जिन लोगों ने कार्य किया और जिनमें होड़ लगी है कि सबसे बड़ा बाहुबली कौन, और उन्हीं की तो पत्नियों को टिकट देने का काम कर रहे हैं ये। और जब ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों में से महिलाओं को कितनी सीटें दी, तो ये भी समझना है कि अभी 1 माह पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में एक ओबीसी महिला को भेजने का कार्य किया, एमएलसी में एक महिला को भेजने का कार्य किया। तो नारी सशक्तिकरण के लिए, मातृ
वंदन योजना के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए, आदिवासी क्षेत्रों से आने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए, चाहे वो गोंड जनजाति हो, चाहे भील जनजाति हो, चाहे मिलाला जनजाति हो, चाहे बैगा जनजाति हो, चाहे मीना जनजाति हो, इन सभी जनजातियों की माताओं बहनों के लिए किसने काम किया है, किसने उन्हें अपना बेटा माना है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्हीं माताओं बहनों ने अपना बेटा माना है, अपना भाई माना है। तो हम तो इस दिशा में काम करते हैं, हम तो उनके लिए काम करते हैं। सिर्फ लालू जी की बेटी का सपना ही सपना कैसे हो सकता है, यह भी तो समझने की बात है ना। लालू जी के बच्चे ही सिर्फ मुख्यमंत्री पद पे कैसे आसीन हो सकते हैं? क्या रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, क्या ठेला चलाने वाला व्यक्ति, क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति, उसके सपने सपने नहीं है क्या? वो भारत माँ का बेटा नहीं है क्या? वो भारत माँ की बेटी नहीं है क्या? ये भी तो समझना है ना। कहीं ना कहीं बिहार में जैसे ही एक पार्टी सत्ता में आती है तो अपराधी बेलगाम हो जाते हैं। जंगल राज पार्ट 1 में नरसंहार की घटनाएं प्रायः सरेआम थी, और जंगल राज पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि बलात्कार की घटनाएं प्रायः सरेआम थी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी तो समझने की बात है ना। जी 10 सेकंड जल्दी से सर। 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही, और जो महागठबंधन के सरकार में जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो चुनावी वायदा किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसको पूरा करने की दिशा में अग्रसर रहे। मात्र 70 दिनों के भीतर एक विभाग में 2.25 लाख नौकरियां देने का काम किए, और लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव किया गया। ये इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा। पिछले 17 सालों से इनकी सरकार है, और केंद्र में 10 वर्षों से सरकार है। इन सब पर इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि कैसे निशान जी आते कर रहे थे। अभी पूरे देश में लगभग 30 लाख वैकेंसी पड़ी हुई है, लेकिन 10 वर्षों में इन लोगों ने उस पर कुछ भी करने का काम नहीं किया। ठीक है निशान जी, चौपट करने का काम किया। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। निशान जी आ रहे सुमित जी आ रहे 10 सेकंड। निशान जी देखिए, यहाँ पर ये है सवाल, ये है कि क्या परिवार से उठकर भी आदमी को देखना नहीं चाहिए? परिवार से उठकर भी तो लोगों को देखना चाहिए। अभी जैसा कि सुमित शशांक जी भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई लालू यादव अब अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिखता है? किसी को राज्यसभा सांसद बना दे रहे हैं, किसी को सांसद के लिए टिकट दे रहे हैं। एक एक टिकट मायने रखता है, ये भी समझना होगा। अगर ये टिकट मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि कई कार्यकर्ता इसी टिकट के लिए कई सालों से जद्दोजहद करते हैं, और फिर बाद में अंत में क्या होता है कि परिवार के किसी सदस्य को अगर टिकट दे दिया जाए तो आपको कितना सही लग रहा है? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि एनडीए का एक सेलेक्टिव अप्रोच है। जब ये लोग बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, चाहे परिवार के व्यक्ति को टिकट देने की बात करते हैं, तो उसमें ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं। वो केवल और केवल उनका वो अपने घर को नहीं देखते हैं कि उनके घर में कितनी कमियां हैं और किस तरीके से उनके घर में परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। जहां तक बात है, मेरा अपना मानना है कि प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जनता माई बाप है। किसी को टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन टिकट देने के बाद कोई बात नहीं बनेगा जब तक कि जनता उस पर स्वीकृति की मोहर नहीं लगाए, जब तक जनता उसको ओके नहीं करती है, जन समर्थन नहीं जुटता है। अभी रोहिणी आचार्य जी ने जो अपना वहां पे उन्होंने शंखनाद किया, अभी हमें दिखलाई साफ स्पष्ट दिख रहा है किस प्रकार का एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है, किस प्रकार की जमघट हुई है। तो ये क्या बतलाता है? ये क्या कोई ये कैसे? ये बिल्कुल है जन समर्थन है। जनता एनडीए के शासन से उभी हुई है, जनता एनडीए की कमियों को देख रही है, और उसके विकल्प के तौर पे जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, वो परिवार से हो या बाहर हो। एक छोटा सा सवाल, समर्थन की आप बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट खड़ा होता और वो आज वही सारण लोकसभा में जाता, तो क्या इस तरह की भीड़ न दिखती? बिल्कुल। मतलब जनता जनता उसके नाम पे भी मोहर लगा रही है, मतलब जनता उसके नाम पर भी मोहर लगा रही है। सर, टिकट आप देते हैं, जनता नहीं देती है, जनता चुनती है, ये बात को समझना होगा। आप लोग जनता के बीच में जाकर कभी नहीं पूछते कि टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन जब उन्हें ही टिकट दिया जाता है जिनमें वो इलेक्शन लड़ने की कुवत होती है। देखिए, अगर आप बात करेंगे राजनीति की, तो राजनीति के कई धरातल है, कई लेयर्स हैं।
कुछ लोग कुछ काम को बेहतर कर सकते हैं, कोई और संगठन का काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव में अपनी दमखम दिखा सकते हैं। तो इन सब को मिलाकर के एक राजनीति का स्ट्रक्चर खड़ा होता है और इसको बखूबी इंडिया जानती है। इंडिया गठबंधन इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ हमारे लिख सकते, कुछ पढ़ सकते, कुछ बोल सकते, तो कुछ लोग क्या कर सकते, चुनावी अखाड़े में उतर सकते, तो कुछ लोग संगठन की सेवा कर सकते, कुछ लोग समन्वय स्थापित कर सकते, लेकिन सबकी अपनी भूमिका है और सारी भूमिकाएं मिलकर के, सारी भूमिकाओं की ऊर्जा एक जगह जमा होकर के एक सशक्त ताकत में तब्दील होगा और वो ताकत एनडीए को हराएगी। ठीक है। सुमित जी, राजू प्रताप रूडी के लिए कितनी मुसीबत है? अगर आप देखें तो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, वहाँ पर लालू यादव का भी अपना एक अलग वर्चस्व है सारण सीट पर, वहाँ पर लालू भी सांसद रह चुके हैं, लालू यादव भी। तो ऐसे में कितनी फाइट आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार की 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जीत और हार का अंतर होना तय बाकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत अर्जित कर रही है और ये जीत सत्ता के लिए नहीं, ये जीत सेवा के लिए होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो ये बिहार की धरती है, ये गुण और ज्ञान की भूमि है, बुद्ध और महावीर की भूमि है, नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है। और नालंदा और विक्रमशिला की भूमि को हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की भूमि बनाने में अगर किसी का योगदान रहा और इसके प्रति अगर कोई उदासीन रहा तो उसका भी तो हिसाब बिहार की धरती पर जन्मे हुए जो लोग हैं वो करेंगे। पलायन की धरती जिन्होंने बनाया उसका भी तो न्याय होगा ना इस धरती पे। बिहार के बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। अब राहुल जी की बात होती है तो मैं बताना चाहूंगा कि एक मंच सजता है दिल्ली में जहां पर एक से बढ़कर एक परिवारवाद की मंडली, भ्रष्टाचारियों की मंडली जाकर के इकट्ठी होती है और हार के पहले ये लोग ठीकड़ा फोड़ते हैं किस पर कि हमारा अकाउंट सीज हो गया, हमारा अकाउंट बंद हो गया, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग रोना रोते हैं कि ईवीएम का रोना रोते हैं। तो पहले से ही हार का जो ठीकड़ा है ना, ये ईवीएम के ऊपर फोड़ने की बात करते हैं। और पप्पू यादव जैसे ही इसमें शामिल होते हैं तो कांग्रेस को तो पता है, बहुत अच्छे से पता है कि उनकी लुटिया डुबाने के लिए एक ही पप्पू काफी है, तो दूसरे पप्पू की तो आवश्यकता है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी समझने की बात है, बिहार की जनता, बिहार की यशस्वी जनता, बिहार की माताएं बहनें अपना मन बना चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब एकत्रित होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को बढ़ाएंगे। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आप सबके सामने बोलूंगा, रोहिणी आचार्य जी की बात निकल करके आती है। रोहिणी आचार्य जी कल हरिहरनाथ मंदिर जाती है, यानी हरि और हर, यानी नारायण और भगवान शिव। लेकिन इनके नेता क्या कहते हैं? इनके नेता कहते हैं कि शक्ति के खिलाफ, अर्थात मां जगदम्बा के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, ये नारी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। और इनके प्रवक्ता से पूछिए, इनके नेता से पूछिए, तेजस्वी जी को मैं सीधा चुनौती देता हूं कि अगर वो आकर के मुझसे डिबेट करें, मैं उनको बताऊंगा कि दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, जिसमें स्टाइलिंग जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन एड्स है। तो उस जगह पे जब इसका शाब्दिक रूपांतरण करेंगे तो समझ में आता है कि हिंदुत्व को खत्म करने वाला आंदोलन। तो बिहार में जो जन्मे हुए 13 करोड़ से भी ज्यादा जो सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो छठ पूजा करने के लिए उनकी मां बहन जो है वो छठ पूजा कर सके, इसलिए जाकर के पूरा साल बाहर में काम करते हैं। उनसे उनके गुण, गोत्र, धर्म, पूजा पद्धति, उनकी छठ पूजा, उनकी दीपावली छीनने की जो बात करते हैं, उनके साथ ये गलबहियां करते हैं, उनके साथ मित्र मंडली में बैठे हैं, उनके साथ एकजुटता के गाने गाते हैं। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए, अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, उसका हम लोग राजनीतिकरण नहीं करते हैं जिस प्रकार से ये लोग राजनीतिकरण करते हैं। और रहा सवाल जवाब देने का, जो धर्माचार्यों ने जो सवाल उठाया था उनका ही ये लोग जवाब दे रहे थे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो ज्वलंत सवाल उठाया था उस पर ये लोग जवाब देने का काम करते। और रहा सवाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो 17 वर्षों से इनकी बिहार में एनडीए की सरकार है,
पलायन की बात कर रहे थे, तो 17 वर्षों में इन्होंने क्या किया है? 10 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह करके लोगों को भ्रमित करके सरकार में बैठने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां देने का काम किया, ये जग जाहिर है। अभी 46 वर्षों में बेरोजगारी दर जो है सबसे चरम पर है। हंगर इंडेक्स में आज हमारे देश की स्थिति हमारे पड़ोसी मुल्कों, जो पड़ोस के मुल्क हैं, उससे भी बदतर स्थिति में पहुंचा दी गई है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप ये लोग गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यानी कि 5 किलो राशन पर ये लोग 80 करोड़ लोगों को निर्भर बनाए हुए हैं। आप समझिए कि देश की आप लोग को दिक्कत क्या है? गरीबों को अनाज दे रहे हैं तो दिक्कत है, नहीं देना चाहिए। नहीं, गरीबों को अनाज दे रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। आज महंगाई जो 400 रुपया में सिलेंडर होते थे, इनके अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं सड़कों पर सिलेंडर लेकर के उतर जाया करते थे, आज उसका कीमत आप देख लीजिए 1000 रुपया हो गया है। दैनिक मूल्य निर्धारण जो पेट्रोलियम पदार्थ पे किया गया है, पिछले 3-4 महीनों से क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है, लेकिन जब बढ़ाने की बात होती है ये लोग प्रतिदिन बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जब घटाने की बात होती है तो वो घटाते नहीं है पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य। आखिर ये पैसा जो इनके उद्योगपति मित्रों के यहाँ जा रहा है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय जी के द्वारा अगर ये सब चीज नहीं जारी किया जाता तो SBI तो कह चुकी थी कि हमको 30 जून तक का समय दीजिए, मतलब चुनाव पार हो जाए उसके बाद इन सब चीजों को करेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं एक दोहन और शोषण के लिए, कि जहां ये 30 ऐसी कंपनियां जहां पर लेकिन चुनौती देखिए, ये तो ठीक है, IT का रेट होता है और उसके बाद वो चंदा इनको पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन प्रमोद सिन्हा जी, चुनौती भी तो है। अब आपके सामने अगर रोहिणी आचार्य की हम बात करें, रोहिणी आचार्य के लिए चुनौती भी तो है। चुनौती ये है कि वो इतना एक्टिव नहीं रही है। आप कह रहे हैं, आपने बोला कि भाई जब भी बीजेपी कुछ करती थी तो वो एक्टिव रहती थी। एक्स पर पोस्ट कर देना ही एक्टिवनेस नहीं दिखाता है। वो कितना धरातल पर रही है, कितना काम की है। क्या बस ये है कि चांदी के चम्मच में अगर जो खाना खाएगा उसको टिकट मिल जाएगा, ये एक आसान तरीका हो गया, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं एक पार्टी, आपकी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं कि क्या कि भाई आप कुछ काम भी ना करें, और जो लोग हैं और जो नेता है इतने दिन से काम कर रहे हैं, भाई अपनी एड़िया घिस दिया उन्होंने, अपने कई जीवन अपना समर्पित कर दिया, उनको टिकट ना मिले, ये भी तो एक शर्म की बात होती है ना। जिसने कुछ नहीं किया उसको आप टिकट उठा कर दे देते हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि सारण की जो जनता है और राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के जो वहाँ कार्यकर्ता, वहाँ जो विधायक हमारे, उन लोग आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किए सारण से इनको चुनाव लड़ाया जाए। सुन लीजिए बात, जिस प्रकार से आज आप जन सैलाब देख रहे हैं, उसमें सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के कार्यकर्ता नहीं है, सारण की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतरी है। और ये सवाल उठ जाएगा। अभी हम जो बोल रहे हैं वही सवाल है सर। अभी बीजेपी के सांसद जाएंगे तो क्या लोग नहीं मिलेंगे? पार्टी में तो फिर क्या है, उनको जो चुनाव में टिकट दिया गया है तो उनसे ये लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? नहीं सर, हम तो बोल रहे हैं कि चीजें गलत है। ठीक है, ठीक। आते सुमित शशांक जी आते, निशांत करपटने जी, क्या सवाल देखिए कई है। सवाल ये है कि क्या जब टिकट का बंटवारा होता है लोकसभा चुनाव का या फिर विधानसभा चुनाव का, तो क्या लोग सबसे पहले परिवार को देखते हैं? देखिए, इलेक्शन का एक क्लियर है ना कि उसमें जीत होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम क्या होता है, चाहे कोई पॉलिटिकल अलायंस का मेन एम क्या होता है कि भाई हम सत्ता में आए। जब सत्ता में आएंगे तो उसके लिए चुनाव लड़ना होगा। तो चुनाव लड़ने के लिए सही चेहरा चाहिए।
और जब सही चेहरा चाहिए, कद्दावर चेहरा चाहिए, सशक्त चेहरा चाहिए, जुझारू चेहरा चाहिए, लोगों में सर्वमान्य चेहरा चाहिए, तो ऐसे चेहरे की तलाश में कभी कभी ये बातें होती है कि कुछ लोग आपको दिखाई पड़ते हैं कि पॉलिटिकली वो ज्यादा आगे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। देखिए हर एक चीज में अभी आपकी अभी आपका ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आपके बिहाइंड द बैक भी तो लोग एक्टिव हैं, बिहाइंड द बैक भी तो लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो उसी तरीके से राजनीति में भी कुछ लोग क्या होते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, कुछ बिहाइंड बैक में अपनी पूरी एनर्जी देते हैं, इनपुट्स देते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, और जिसका परिणाम अंतोगत्वा जो हम लोगों का है कि जीत हासिल करना, वो इसी के परिणाम स्वरूप जीत हासिल होती है। मैं यही कहूंगा कि मतलब आप लोग को जनता से मतलब नहीं है, आप लोग को जीत हासिल करना। ठीक है सुमित शशांक जी, कि क्या नाम सिर्फ टिकट इसी आधार पर दिया जाता है कि सिर्फ जीत हासिल करना है और बाकी कुछ नहीं है? आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? समस्या बिल्कुल ठीक है सुमित शशांक जी आप बोले। देखिए बिल्कुल समस्या क्या होती है ना, सबसे बड़ी समस्या आवाज नहीं आ रही है। 80 करोड़ से भी ज्यादा हम दिखवाते हैं। जब कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है, जब हमारे देश से कहेंगे प्रमोद सिन्हा जी की आवाज नहीं आ रही है, प्रमोद सिन्हा जी का वॉइस सही करवा दें। हाँ बोले आप बोले। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। नदी जोड़ो परियोजना लेकर के कौन आता है? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो परियोजना लेकर के आई जाती है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं थी, उस भूमि को सिंचित करने के लिए ये योजना लेकर के आई जाती है। हमारे एफसीआई के गोदाम जितना अनाज एक साल में पूरा भारतवर्ष कंज्यूम कर सकता है, उससे 2.5 गुना अनाज अगर हमारे एफसीआई के गोदामों में रहते हैं, और उन अनाजों को, उस अनाज को उपजाने वाले जो लोग हैं, जो देश की यशस्वी जनता है, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता कराई जाती है। गरीबों के लिए अगर प्रमोद सिन्हा जी आपको आवाज आई? अनाज की उपलब्धता आवाज आ रही है। अगर अनाज की उपलब्धता करते हैं, तो ये भी समझना है कि गरीब का बच्चा जब मरता है ना, तो ये लोग अपने कमरों में, एसी कमरों में बैठ के अट्टहास करते हैं। जब गरीब का बेटा अथवा गरीब की बेटी अगर कुपोषण का शिकार होते हैं, तो ये लोग अट्टहास करते हैं। आपने तो देखा होगा ना, कुछ दिन पहले का भी एक चैनल का फुटेज देखा होगा कि गाड़ी चलाते समय भी लोग चाहते हैं कि उनके आगे जो है भीड़ जो है वो किस प्रकार से, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ ना चैनल पे, इस तरीके की चीजें प्रदर्शित होती हैं कहीं ना कहीं। तो हमें ये समझना है क्या हमारी संवेदनाएं हैं, और इन ऐसे नेताओं की संवेदनाएं जो है वो संवेदनाएं हैं, और गरीब के बच्चे की संवेदनाएं नहीं है क्या? ये भी तो समझना है ना। इस विषय पे बात होती है। उनके अगर कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में अगर कोई व्यक्ति 5 किलो अनाज उसको प्राप्त होता है, वो कुपोषण की दर से बाहर निकलता है, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनको भोजन की अगर उपलब्धता हो जाती है, जिस मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है, इस मिट्टी से जन्मे हुए जो लोग हैं उसको मिट्टी से उत्पन्न अनाज जो है वो प्राप्त हो जाता है, इसके लिए भी बौखलाहट किसको होती है? ये भी तो समझना है ना। इसके लिए बौखलाहट जो है ऐसा इंडी अलायंस के लोगों को होती है कि इनको अनाज भी ना मिले, ये भूखमरी का शिकार हो जाए, ये कुपोषण का शिकार हो जाए, तभी तो इनकी डफली बजाएंगे ना। ऐसे लोगों के पीछे तभी घूमेंगे। जब ये पीछे नहीं घूमते हैं, आम जनता को गरिमामय जीवन देने की जब बात होती है, उनकी क्वालिटी हेल्थ सेक्टर्स के लिए बात होती है, उनके